ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आईटीसी ने 5,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। सीएम धामी बोले 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य। प्रदेश सरकार इस साल युवाओं को देगी तोहफा। धामी सरकार युवाओं को देगी 24,000 नौकरियां। अब तक सरकार दे चुकी है 10,000 नौकरियां। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा प्रदेश में 1 यूनिवर्सिटी 1 रिसर्च होगा लागू। उच्च शिक्षा में शामिल होगी संस्कृत। आउट ऑफ टर्न जॉब का आदेश हुआ जारी। खेल नीति 2021 के अंतर्गत आदेश जारी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने सीएम धामी का जताया आभार। उत्तराखंड में डेंगू का डंक। बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सतर्क। ओपीडी में 60% मरीज बुखार से पीड़ित। डेंगू के बढ़ते मामलों से विभाग में हड़कंप। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 18 सितंबर तक जारी रहेगा अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत करते हैं। हरिद्वार से बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। हरिद्वार में कोटावाली नदी में उफान आया है। नदी के बीच फंसी यात्रियों से भरी बस चड़ियापुर बॉर्डर के पास यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश से हरिद्वार की तरफ जा रही थी बस और यूपी उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर भारी बारिश के चलते यहां पर नदियां पूरी तरीके से उफान पर हैं और कोटावाली नदी में उफान आया तो उफान में एक बस फंसने की बात सामने आई। नदी के बीच यात्रियों से भरी बस फंस गई। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां यात्रियों से भरी बस फंस गई और उत्तर प्रदेश से हरिद्वार की तरफ ये बस जा रही थी। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। नदी के बीच फंसी यात्रियों से भरी बस, तो नदी के बीच यात्रियों से भरी बस फंस गई। आम खबर आपको बता दें, चिड़ियापुर बॉर्डर के पास हादसा हुआ। तो चिड़ियापुर बॉर्डर के पास हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश से हरिद्वार की तरफ जा रही थी बस। यूपी उत्तराखंड पुलिस की टीमें अब रेस्क्यू में जुटी। हरिद्वार कोटावाली नदी में उफान आया। हरिद्वार से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां कोटावाली नदी में उफान आया। नदी के बीच यात्रियों से भरी बस फंस गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यात्रियों से भरी बस फंसी और चिड़ियापुर बॉर्डर के पास हुआ हादसा। तो चिड़ियापुर बॉर्डर के पास हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश से हरिद्वार की तरफ आ रही थी बस। अहम खबर आपको हम बता दें और नदी के बीच बस फंसी। चिड़ियापुर बॉर्डर के पास यह हादसा हुआ। अब रेस्क्यू में टीमें जुटी हुई हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश से हरिद्वार की तरफ ये बस आ रही थी। तो उत्तर प्रदेश से हरिद्वार की तरफ आ रही थी बस। आम खबर आपको हम बता दें, यूपी उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। तो ये सभी टीमें रेस्क्यू में जुटी। नदी के बीच यात्रियों से भरी बस फंस गई। आम खबर आपको हम बता दें और चिड़ियापुर बॉर्डर के पास हादसा हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, उत्तर प्रदेश से हरिद्वार की तरफ आ रही थी बस। तो उत्तर प्रदेश से हरिद्वार की तरफ बस जा रही थी। नदी के बीच यात्रियों से भरी बस फंस गई और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अब रेस्क्यू के लिए यहाँ पर टीमें लगी हुई हैं। ये बस उत्तर प्रदेश से हरिद्वार की तरफ जा रही थी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, तो नदी में उफान, नदी के बीच फंसी यात्रियों से भरी बस। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि अब टीमें यहां पर रेस्क्यू के लिए लगी हुई हैं।
और अगली खबर है देहरादून से, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में नियुक्त किए जाने पर बधाई का सिलसिला जारी है। पूरे प्रदेश भर से पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रीतम सिंह को बधाई देने के लिए उनके यमुना कॉलोनी देहरादून स्थित सरकारी आवास पर पहुंच रहे हैं। प्रीतम सिंह ने पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त किया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि वो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी है, तो मैं जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने का काम करूँगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उत्तराखंड के तमाम साथियों का प्यार स्नेह मुझे मिल रहा है, और ये प्यार और स्नेह जो आगे की जंग है उस जंग को लड़ने में निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है देहरादून से। उत्तराखंड प्रेस क्लब में आम आदमी पार्टी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के प्रदेश समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में वित्तीय वर्ष 2020 से 21 की कैग रिपोर्ट में अलग अलग विभागों में वित्तीय घोटाले हुए, जो 18,341 करोड़ रुपए के हैं, जो विधानसभा के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया गया था उनमें से 7,000 करोड़ ज्यादा है, जिसका सीधा ये अर्थ निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोटालों में लिप्त है। कैग की एक अन्य रिपोर्ट में सदन के पटल पर रखी गई है। उसमें कहा गया कि साल 2005 से लेकर 2021 तक 47,758 करोड़ रुपए का वित्तीय अनियमितता हुई है, जिसकी विधानसभा से कोई अनुमति नहीं ली गई है, जबकि विधानसभा की अनुमति के बगैर एक भी रुपया खर्च नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा राज्य सरकार से अनुरोध है कि जो भी विभागों में अधिकारी इन वित्तीय अनियमितताओं के दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। सरकारों ने घोटाला नहीं किया। ये कब चाहते हैं कि लोगों का कौशल विकास हो? ये तो बेरोजगारों को जब वो रोजगार की मांग करते हैं तो सड़कों पर लाठियों से पीटते हैं, मुलायम सिंह की पुलिस से ज़्यादा बर्बरता से पीटते हैं। तो राज्य का बेरोजगार अगर अनपढ़ रहेगा, वो कुशल श्रमिक नहीं बनेगा, तो फिर वो इनसे रोजगार नहीं मांगेगा। ये घोटाले घपले इसलिए किए जा रहे हैं कि इनकी जेब भरने के साथ कोई इनसे सवाल खड़े न करे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चरित्र है, और अब लोग समझने लग गए हैं, तो वक्त आने पर उसका जवाब भी देंगे। आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां अम्रपाली बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की जान चली गई है। बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, निर्माणाधीन बिल्डिंग में पैसेंजर लिफ्ट गिरने से हादसा हुआ है। पैसेंजर लिफ्ट गिरने से हादसा, बिस्ट्रक थाना क्षेत्र में आम्रपाली साइट की ये घटना बताई जा रही है। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता दें, निर्माणाधीन बिल्डिंग में पैसेंजर लिफ्ट गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है, और बिस्ट्रक थाना क्षेत्र में आम्रपाली साइट की ये घटना बताई जा रही है। बिस्ट्रक थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। आम्रपाली बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से हुआ बड़ा हादसा। तो लिफ्ट गिरने से यहाँ पर बड़ा हादसा होने की बात सामने आई है। 4 लोगों की जान चली गई। और मुनेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। मुनेंद्र, ये बड़ा हादसा है, निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, क्या लिफ्ट पूरी तरीके से चालू नहीं की गई थी? कैसे हुआ ये हादसा, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? को बताना चाहूंगा कि बिस्ट्रक थाना क्षेत्र की ये घटना है। आम्रपाली बिल्डर की ये अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, जिसपे की काफी समय से काम चल रहा है। तो अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से यही बताया गया है कि ये बिल्डिंग की जो लिफ्ट है, एक्चुअली ये बिल्डिंग फेज 3 या फेज 4 है, जो कि इसमें भी काम चल रहा था। और ये बिल्डिंग में मतलब इस लिफ्ट में एक्चुअली मोस्टली जो वर्कर्स ऊपर जाते हैं उनके लिए इसको रखा गया है।
तो ये लिफ्ट ऊपर से गिरी है तकरीबन, और उसके बाद में इन 4 लोगों की ऑन स्पॉट मौत हो गई है जी। बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ पर कितने लोगों की मौजूदगी है अभी फिलहाल? क्या जो जिम्मेदार लोग हैं वो पहुंचे हैं? क्या पुलिस को इस हादसे के बारे में सूचित किया गया? क्या एक्शन, किन लोगों की जिम्मेदारी है इस हादसे के पीछे, उन पर क्या एक्शन लिया जाने वाला है? हाँ बिल्कुल, बताना चाहूंगा आपको कि निर्माण में जो बिल्डिंग होती है इन पे मोस्टली जो मेंटेनेंस होता है लिफ्ट का, उसको टाइमली नहीं किया जाता है। अक्सर ये देखा गया है, उनकी लापरवाही बरती जाती है, और इसी तकनीकी खराबी को इसका सबसे बड़ा कारण, क्योंकि तार टूटने, जो लिफ्ट का तार है, वायर है जो, उसको टूटने को इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। तो अभी तक यही माना जा रहा है कि मेंटेनेंस इस लिफ्ट का टाइमली नहीं किया गया है, जिसके चलते ये बहुत ही दर्दनाक हादसा सामने आया है। बिल्कुल दर्दनाक हादसा है, 4 लोगों की जान चली गई है। शुक्रिया आपका मुनिंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। निर्माणाधीन बिल्डिंग में पैसेंजर लिफ्ट गिरने से हादसा हुआ है, 4 लोगों की जान गई है। बिसरख थाना क्षेत्र में आम्रपाली साइट की ये घटना बताई जा रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की जान चली गई, 4 लोगों की मौत हुई है लिफ्ट गिरने से। बिसरख थाना क्षेत्र में आम्रपाली साइट की ये घटना। ग्रेटर नोएडा से खबर, आम्रपाली बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा। तो ग्रेटर नोएडा से ये खबर, बड़ा हादसा, लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है। और निर्माणाधीन बिल्डिंग में पैसेंजर लिफ्ट गिरने से हादसा हुआ है। बिसरख थाना क्षेत्र में आम्रपाली साइट की ये घटना बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। ग्रेटर नोएडा से खबर, आम्रपाली बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से हुआ बड़ा हादसा। तो आम्रपाली बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हुआ। लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है। तो लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की मौत हुई। निर्माणाधीन बिल्डिंग में पैसेंजर लिफ्ट गिरने से हादसा हुआ। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बिसरख थाना क्षेत्र में आम्रपाली साइट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर लगातार लोगों की आ रही शिकायतों को लेकर देहरादून जिला कांग्रेस मुख्यालय में प्रवक्ता गरिमा दसौनी और महानगर अध्यक्ष जसविंदर गोगी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक सर्वे किया। सर्वे के बारे में मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बताया कि करीब 400 लोगों पर यह सर्वे किया गया। लोगों ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर प्रशासनिक तंत्र और नगर निगम को जिम्मेदार बताया है। को 29 में, और अभी ये आंकड़ा हमारे पास 300। हेल्थ डिपार्टमेंट को 87 ने, स्मार्ट सिटी को 60 ने, और दून एडमिनिस्ट्रेशन को 29 ने, और अभी ये आंकड़ा हमारे पास 300। हेल्थ डिपार्टमेंट के बढ़ते प्रकोप और खास करके देहरादून जिले में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए माननीय अध्यक्ष श्री करण महाराज जी के दिशा निर्देश पर देहरादून जिला कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि सर्वे कराया जाएगा। और पूरे जिले देहरादून जिले में, क्योंकि इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा है, तो हमने हर कोने से लोगों पर सर्वे करने का प्रयास, लगभग 400 के लगभग हमने लोगों से सर्वे किया, जिसमें से अभी तक डेटा हमारे पास 322 लोगों का आया है। 322 लोगों में से 146 लोग नगर निगम देहरादून को इस डेंगू के प्रकोप के लिए जिम्मेदार मानते हैं। लगभग 87 लोग स्वास्थ्य विभाग को, 60 लोग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को, और 29 लोग दून प्रशासन यानी कि जिला प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। अगली खबर देहरादून से, जो मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम के जनपद में आयोजन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने अपने कार्यालय कक्ष में रेखिया विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने 30 सितंबर तक सभी ग्राम पंचायतों, वार्डों के प्रत्येक घर से मिट्टी या चावल एकत्रित कर कलश में रखे, जिसके लिए उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को रोस्टर बनाकर कल से ही कार्यक्रम आयोजित करने और कार्यक्रमों में स्थानीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने, स्थानीय परंपरा और लोक संस्कृति के तहत आयोजित करने के निर्देश दे दिए हैं। मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत
कलश यात्रा के संबंध में हमको विस्तृत दिशा निर्देश ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त हो गए हैं। इसमें दिनांक 1 से लेकर के 30 सितंबर तक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों में और नगर निकायों में वार्ड स्तर पर जो है प्रत्येक घर से जो है मिट्टी या चावल को इकट्ठा करना है और वो कलश में इकट्ठा करके वो कलश जो है वो ब्लॉक मुख्यालय पे या नगर पालिका, नगर निगम के मुख्यालय पे इकट्ठा किया जाएगा। वहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इसमें हमारे वीरों का नमन कार्यक्रम भी किया जाएगा, जिसमें हमारे जो वीर हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजित किए जाएंगे उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और इसमें हमारे एसएचजी ग्रुप्स जो हैं, एनसीसी, एनएसएस और इसके अलावा युवा मंगल दल, महिला मंगल दलों को भी आमंत्रित किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो अधिक से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में जो है वो अमृत कलश जो है उसको फिर राज्य की राजधानी के लिए भेजा जाएगा। और अब आपको सीधा उत्तर प्रदेश के लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर इंडियन स्टील एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अब लखनऊ से अगर किसी को पटना जाना हो तो आज के दिन पे मात्र 5 घंटे में वो पटना की यात्रा पूरी कर सकता है। अगर दिल्ली से किसी को पटना जाना हो तो 9 से 10 घंटे के अंदर वो पटना जा सकता है एक्सप्रेस हाईवे से। यानी अगर हम देखेंगे आज के दिन पर तो एक्सप्रेसवे से दिल्ली से और पटना को जोड़ने की पूरी व्यवस्था आज के दिन पर की जा चुकी है, जिसमें 3 राजधानियां मिल रही, देश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी और बिहार की राजधानी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का आर्थिक रूप से सबसे विपन्न क्षेत्र माना जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ चुका है और चित्रकूट की यात्रा जो पहले लोगों के लिए लगता था कि अभी भी कठिन है, लेकिन आज के दिन पे दिल्ली से 5 घंटे में आप चित्रकूट की यात्रा कर सकते हैं। ये पूरे बुंदेलखंड को जोड़ता है, बुंदेलखंड के सभी जनपदों को जोड़ करके एक्सप्रेसवे भी कोरोना महामारी के दौरान हम लोगों ने संपन्न किया था। गंगा एक्सप्रेसवे पे तेजी के साथ कार्य चल रहा है, जो देश का संभवतः सबसे लंबा एक्सप्रेसवे के रूप में जिस पर कार्य वर्तमान में हमारा चल रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक की दूरी इसके माध्यम से हम पूरी करेंगे। आज के दिन पर अगर हम लोग मेरठ से प्रयागराज आना चाहेंगे तो 12 से 14 घंटे लगते हैं। एक्सप्रेसवे बनने के बाद इस दूरी को मात्र 6 घंटे के अंदर हम पूरी कर पाएंगे और यह कार्य भी हम लोग 2025 तक इसको भी हम पूरा करने जा रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एक नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का, अलग अलग क्षेत्र में प्रदेश के अंदर अलग अलग नए एक्सप्रेसवे के साथ हम लोगों ने इन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को, नेपाल से सटी हुई हमारी लगी हुई हमारी उत्तर प्रदेश की 570 किलोमीटर की सीमा हो या बिहार से लगी हुई सीमा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड या दिल्ली से, इन सभी से जुड़ी हुई जितनी भी कनेक्टिविटी थी उसको 4 लेन में बदलने का कार्य हो, या प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य, ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का कार्य हो, या फिर प्रदेश के अंदर 4 लाख सड़कों के इस पूरे तंत्र को सुदृढ़ करने का कार्य रहा हो, या फिर भारतीय रेल के प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा नेटवर्क है उसमें दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर दोनों उत्तर प्रदेश से होंगे जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में इसने नई संभावनाओं को बढ़ाया। हम जब इसकी बात करते हैं वाराणसी में
वाराणसी से हल्दिया के बीच में देश का पहला इनलैंड वाटरवे ये प्रारंभ हो चुका है और वाराणसी से में मल्टीमोडल टर्मिनल की स्थापना की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के ही दादरी में इनका जंक्शन है, वहां पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की निर्माण की कार्रवाई और बोड़ाकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की स्थापना का कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। यानी एक उन संभावनाओं को जो उत्तर प्रदेश में बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप तेजी के साथ उत्तर प्रदेश इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। एयर कनेक्टिविटी आज के दिन पे उत्तर प्रदेश की बेहतर हो चुकी है। हम सब जानते हैं जब उत्तर प्रदेश 2017 के पहले मात्र 2 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील थे, आज 9 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील हैं, जिनमें 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और इस वर्ष के अंत तक हम लोग 10 नए एयरपोर्ट को क्रियाशील करेंगे, जिनमें 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक अयोध्या में और दूसरा एनसीआर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और इस वर्ष के अंत तक इन्हें भी हम क्रियाशील करेंगे। प्रदेश के अंदर इन सभी सेक्टर्स के साथ हाउसिंग में भी अनेक संभावनाओं को हमने आगे बढ़ाया है। मैं भी जब लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर है अल्मोड़ा से, जहां पर आयुष्मान भव के तहत नेत्र रोगियों को नेत्र ज्योति प्रदान करने हेतु ऑपरेशन उत्सव का उद्घाटन पूर्व ऊर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक द्वारा किया गया, जिसमें रोगियों के निःशुल्क ऑपरेशन किए जा रहे हैं और इसमें बिट्टू कर्नाटक द्वारा हर संभव सहयोग भी किया जा रहा है। 4 दिन पहले कर्नाटक के द्वारा लगाए गए चिकित्सा शिविर से ऑपरेशन के लिए चुने गए रोगियों को IQ चिकित्सालय बुलाया गया और गुड़गांव से डॉक्टर अभिनव फेंग को विधि के तहत बिना टाका बिना चीरा से रोगियों के ऑपरेशन किए गए हैं। कैंप में अभी तो हमने मोतियाबिंद के मरीजों को सिलेक्ट किया है, जिनका मोतियाबिंद है उनको आज हमें अस्पताल लेके आए हैं, उनको ऑपरेशन किया जाएगा फेको विधि द्वारा। कम इंसीजन वाला फोल्डेबल लेंस डाले जाएंगे। बाकी इसमें और भी बीमारियों का इलाज है, किसी को महंगापन है या फिर किसी के हृदय की बीमारी है तो उसका भी इलाज किया जाएगा। उसके भी डॉक्टर समय समय पे आगे आते रहेंगे। देखिए, सुंदरपुर में हमने रविवार को कैंप लगाया था, जिसमें 1200 लोगों ने प्रतिभाग किया और कई उसमें से चयनित हुए हैं और आज IQ में यहाँ हमारे जितने लाभार्थियों को हमने यहाँ निःशुल्क ऑपरेशन करना है, लगभग 50 से अधिक पेशेंट चयनित किए गए थे और आज यहाँ उपस्थित हैं। उन सभी चयनित हमारे जो आँख से संबंधित बीमार थे उनका आज इलाज निःशुल्क यहाँ किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा। डॉक्टर्स हमारे बाहर से आ चुके हैं और मैं विशेष तौर पर पूरी टीम का आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग इस कार्यक्रम में हमें दिया है और ऐसे कैंप हम लगातार प्रत्येक माह हर ग्रामीण क्षेत्र में लगाएंगे। खबर है रुद्रपुर से, जहां पर पिछले कुछ दिनों से वार्डों में दबंगों ने आतंक मचा रखा है। रामपुरा बस्ती में 2 बार आपसी गैंगवॉर और युवक पर फायरिंग की घटना के बाद अब थाना ट्रांजिट कैंप इलाके में दबंगों ने एक मेडिकल स्टोर में घुसकर स्टोर स्वामी को बेरहमी से पीटा और जमकर तोड़फोड़ की है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित मुनिराज सैनी ने बताया कि उनकी खुशी फार्मेसी नाम से मेडिकल है, जिसमें उक्त ठेकेदार कुलदीप ठाकुर अपनी व अपने मजदूरों की 5 से 6 माह से उधार दवा ले रहे थे। पैसे मांगने पर कुलदीप ठाकुर अज्ञात लड़कों को लेकर आए और गंदी गंदी गालियां देते हुए उनके मेडिकल में घुसकर मारपीट करने लगे।
खबर है यमुनानगर से, जहां सेक्टर 17 से पुलिस ने एक युवक व युवती को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर 17 के पास बने मकान में सेक्स रैकेट चल रहा है। सूचना पाकर डायल 112 की गाड़ी जब मौके पर पहुंची तो कमरे में एक युवक और एक युवती मिले हैं। हालांकि वहां से पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे ये साफ हो सके कि वहां पर सेक्स रैकेट चल रहा था। साथ ही पुलिस को यह भी सूचना मिली कि यहाँ पर नशे का कारोबार भी चल रहा है। हालांकि कैमरे के पीछे तो आसपास के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर गलत कार्य किया जाता है, लेकिन कैमरे पर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। डायल 112 के कर्मचारी सुरेंद्र का कहना है कि उन्हें करण नाम के व्यक्ति ने सूचना दी थी कि एक मकान में सेक्स रैकेट चल रहा है और स्मैक भी बेची जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस कमरे से मिले युवक और युवती को अर्जुन नगर थाना लेकर गए और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे पास करण नाम के आदमी ने कॉल की थी कि एक मकान के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा है और साथ में स्मैक पी रहे। तो मौके पर आए तो हमें मौके पर एक लड़की और एक लड़का ही मिला, बस बाकी कोई नहीं मिला। नहीं जी, सिंपल बैठे थे, कोई पन्नी नहीं मिली, कोई स्मैक बरामद। अभी इसको पीपी अर्जुन नगर में लेके जाएंगे। जो वहाँ के आईओ साहब हैं, जो इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं, वो कार्रवाई करेंगे, अमल में लाएंगे इसको। ये अपने बयान देगी, ये बताएंगे जो हमारे को। लड़की ने भी कुछ नहीं बताया। कोटद्वार में बेकाबू होते डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। डेंगू से 6 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। प्रदेश स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार संक्रमण का जायजा लेने कोटद्वार पहुंचे। स्वास्थ्य सचिव ने कोटद्वार पहुंचने के बाद यहां के डेंगू के हालातों का बेस अस्पताल में जायजा लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। साथ में लेके हम लोग जो ग्रामीण और शहरी एरियाज में कंटेनमेंट जोन के अनुसार वार्ड्स को और पर्टिकुलर एरियाज को बांटेंगे। जहाँ पे जैसे हमने देहरादून में किया है, जहाँ पे 5 से ज़्यादा केसेस आए हैं उनको हमने कंटेनमेंट जोन के तहत क्लासीफाई किया है। वहाँ पे हमने इंटेंसिव अभियान सभी डिपार्टमेंट्स को साथ में लेके हमारा फोकस ये रहा है कि घर घर जाके सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई करें, फॉगिंग की कार्रवाई करें, लार्विसाइडल एक्टिविटी की कार्रवाई करें और कोई भी ऐसा घर ना छोड़ें। और 100% सैचुरेशन अप्रोच के तहत हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हर एक्टिविटी जो डेंगू मैनेजमेंट। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।